करते हैं यहां पर हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट। जो क्वेश्चन आपका है फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की विशेषताएं, पार्टनरशिप के फीचर्स, या इस बिजनेस को समझने के लिए ये फीचर आपको और हेल्प करेगा। अकाउंट्स बाद में सॉल्व करना है, पहले इसको समझ लीजिए, अकाउंट्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा, डोंट वरी, पहले रूल समझ लीजिए प्रॉपर्ली। ओके, इस बिजनेस के अंदर पूरी तरह से आप अपने आप को संग्रहित कर लीजिए। पार्टनरशिप क्या होता है? अगर आपको कोई रात को 3 बजे भी उठा के पूछे अरे पार्टनरशिप का मतलब बता, तो आपको पार्टनरशिप का मतलब पता होना चाहिए। अगर इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा तो अकाउंट्स तो आप ऐसे सीख जाओगे, बस आपको यहां पर जुड़े रहना है। तो आओ देखें फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप फर्म का फीचर, पार्टनरशिप का फीचर बोल सकते हो या तो आप पार्टनरशिप फर्म का फीचर बोलो। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली विशेषता जो पार्टनरशिप फीचर, पार्टनरशिप फर्म की है वो है अग्रीमेंट। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो इस चैप्टर में है, वो एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों लोग। एग्रीमेंट क्या होता है? अब फॉर एग्जाम्पल जब मैं कोई बिजनेस अकेले चालू करता हूं तो अकेले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे किसके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस का जो भी लॉस प्रॉफिट या जो भी अच्छा बुरा होना है वो सब मैं अकेले झेलने वाला हूं। लेकिन जब हम किसी बिजनेस को किसी व्यक्ति के साथ मिलकर करते हैं, करेक्ट है, किसी सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी के साथ मिलकर जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि दैट कुछ ऐसी कॉमन बातें हैं, वो कॉमन बातें हम सभी के बीच में होनी चाहिए। तो बिजनेस से रिलेटेड वो कौन से बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन बातों का सभी पार्टनर्स के बीच में होना जरूरी है, उसको कहेंगे हम लोग एग्रीमेंट। अब ये जो एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो ये एग्रीमेंट जब बन जाता है तो पार्टनरशिप का जन्म होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते ही उसकी बनती है बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी भी बनी होगी, जन्म पत्रिका भले बनती है। तो बर्थ सर्टिफिकेट इस बात को प्रूफ करता है कि इस नाम के बच्चे का जन्म हो गया है। इन द सेम वे ओनली, उसी तरह से ये एग्रीमेंट भी जो है वो एक प्रकार का बर्थ सर्टिफिकेट है। किसका? पार्टनरशिप फर्म का। जैसे पार्टनरशिप फर्म का भी जन्म हो गया है, इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे? तो उसको प्रूफ करने के लिए एक एविडेंस होना चाहिए, एक प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट क्या है बच्चों लोग? एग्रीमेंट। तो आप इस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप फर्म की बर्थ सर्टिफिकेट कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है। एग्रीमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल और इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर समझना है कि जो एग्रीमेंट है, सभी पार्टनर्स के बीच के जो टर्म्स और कंडीशन तय होंगे बिजनेस को शुरू करने के पहले, वो सारे टर्म्स और कंडीशन ओरल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो ओरल एग्रीमेंट है ना बच्चों लोग, इनको कोर्ट ऑफ लॉ में या लॉ की किताब में इनकी कोई जगह नहीं है या इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आज पार्टनर्स ओरली कुछ बोल रहे हैं, क्या गारंटी है कि जो लोगों ने आज बोला है वही 1 महीने बाद भी बोले? हो सकता है 1 महीने बाद बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाए तो लोगों की भाषा बदल जाए या लोगों के नजरिए चेंज हो जाए। तो इस ओरल एग्रीमेंट को ना यहां से निकाल दो, इस पे कोई विश्वास नहीं करता है और कोर्ट ऑफ लॉ में इस एग्रीमेंट के लिए कोई जगह नहीं है बच्चों लोग। इसलिए आप भी कभी किसी से अगर पार्टनरशिप करना, आप भी कभी ये पार्टनरशिप बिजनेस कभी करोगे तो किसी से ओरल एग्रीमेंट मत कर बैठना, नहीं तो बोलोगे कि मुझे तो कुछ सिखाया नहीं गया। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि ओरल एग्रीमेंट कभी मत करना। ऑलवेज प्रिफर टू हैव अ एग्रीमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिटन। रिटन एग्रीमेंट की सब जगह पर इंपॉर्टेंस है। इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगर पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर में जाकर के किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा होता है, तो उस झगड़े को, डिस्प्यूट को आसानी से कोर्ट ऑफ लॉ में सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके सामने है, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ अग्रीमेंट, जो कि हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए, लिखित स्वरूप में होना चाहिए। तो सारे टर्म्स कंडीशन, सारी बातें बिजनेस को शुरू करने के पहले यहां पर रिटन फॉर्मेट में होगी, तो आगे जाकर के हमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट फेस करना नहीं पड़ेगा। ओके,
तो ये हुआ पहला फीचर की पार्टनरशिप फर्म की पहली विशेषता है कि एग्रीमेंट का होना जरूरी है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म ही एक ऐसा एकमात्र बिजनेस है जहां पर एग्रीमेंट होता है और होना ही चाहिए। ओके, चलो सेकंड फीचर्स हम डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट के बारे में। जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो सारी बातें आपके बुक में लिखी हुई है, आप वहां से एक बार रीड करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड फीचर। सेकंड फीचर्स है नंबर ऑफ पार्टनर। जानकारी के लिए रखिए, आपको कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकता है अकाउंट्स के, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि दैट नंबर ऑफ पार्टनर, क्योंकि क्या प्रण लिया गया है अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 मिलना चाहिए सर। अब ये चाहिए तो स्मॉल स्मॉल कंटेंट्स हम लोग छोड़ नहीं सकते, हर एक बात को समझना जरूरी है। इफ यू वांट दिस, जितना ज्यादा आप छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को कवर करते जाओगे आप इसके करीब 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 और करीब पहुंचते जाओगे। ओके एवरीवन, तो सेकंड फीचर आपका है नंबर ऑफ पार्टनर। अब ये नंबर ऑफ पार्टनर यहां पर समझना बहुत जरूरी है। तो नंबर ऑफ पार्टनर में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, डेफिनेशन में भी हमने देखा, मीनिंग में भी हमने देखा कि दैट पार्टनरशिप के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2% की रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखिए यहां पर आपको सिर्फ दो बातें समझनी है कि दैट मिनिमम 2 मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसके बिना पार्टनरशिप फर्म नहीं होगा, पार्टनरशिप बिजनेस बिल्कुल नहीं होगा। ओके एवरीवन, सो नंबर ऑफ पार्टनर में सबसे पहली बात मिनिमम 2 मेंबर होना जरूरी है। मैक्सिमम सर कितने होने चाहिए, तो मैक्सिमम की बात अगर मैं करता हूं तो मैक्सिमम 50 मेंबर्स कैन बी अ पार्टनर। ना मैक्सिमम 50 मेंबर मैं किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, उसकी भी अथॉरिटी मैं आपको बता दूं, तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको क्लियरली मेंशन करके दिया है कि दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50 अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 के रूल्स के मुताबिक यहां पर आपको याद रखना है कि दैट कंपनी एक्ट 2013 के नियम के मुताबिक मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए बच्चे लोग, 50, और मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ोगे तो वहां पर का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। वहां पर लिखा है दैट मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10 होने चाहिए और नॉन बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 20 होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 इन बैंकिंग केस, 20 इन नॉन बैंकिंग केस, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक है। लेकिन यहां पर कंपनी एक्ट के मुताबिक अगर आप देखोगे तो मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए। तो ये दूसरी विशेषता है पार्टनरशिप फर्म की कि दैट नंबर्स ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए। तो आप बीके के लिए, बीके के ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए दैट मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। ओके एवरीवन, तो ये दूसरी विशेषता हो गई। पहली विशेषता क्या थी, एग्रीमेंट होना चाहिए जहां पर सभी पार्टनर्स को कुछ कॉमन बातों पे एग्री करना होगा और वो सारी बातें ओरली डिस्कस नहीं होंगी, व्हाट्सएप पे डिस्कस नहीं होंगी, वो सारी बातें एक रिटन एग्रीमेंट, एक लॉफुल पेपर बनेगा और उस लीगल पेपर पे वो सारी बातें वहां पर कोर्ट ऑफ लॉ में लिखी होनी चाहिए, जिससे कि उसको कभी फ्यूचर में जाकर के फॉर द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्यूट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको यूज किया जा सके। सेकेंड में आपको बता रहा था नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद में पूरा फीचर आपको याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। सिर्फ आप यहाँ पर बने रहिए कि आपको क्या फीचर्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर समझनी है। तो सेकंड आपका हो गया नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 50। किसी ने पूछा 50 कैसे, तो बता देना अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। ओके, तीसरी विशेषता यहां पर हम देखेंगे कि थर्ड फीचर आपके इसमें दिया है दैट इज लॉफुल बिजनेस। ऑलरेडी मैंने आपको मीनिंग में समझाया था कि दैट आपका पार्टनरशिप फर्म जो आप बिजनेस ओपन करोगे वो बिजनेस लीगल होना चाहिए, वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। ये लॉफुल बिजनेस क्या होता है सर, तो लॉफुल बिजनेस का मतलब होता है जो बिजनेस करने की परमिशन आपके गवर्नमेंट ने दी है।
तो जो बिजनेस करने का परवानगी गवर्नमेंट देता है उस बिजनेस को कहेंगे लॉफुल, या जिस बिजनेस को करने से हम किसी प्रकार का पब्लिक का नुकसान नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग अपोजिट टू द पब्लिक पॉलिसी, दैट बिजनेस इज कॉल्ड एज अ लॉफुल बिजनेस। और जो बिजनेस करोगे उससे पब्लिक को परेशानी होगी, यहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी डिस्टर्ब होगी, तो ऐसे बिजनेस को हम कहेंगे इलीगल बिजनेस। लाइक यू नो वेरी वेल कि इलीगल बिजनेसेस कितने टाइप के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग, ठीक है ना, देन थेफ्ट, देयर आर बाद में बॉम्ब ब्लास्टिंग, टेररिज्म, ऐसे बहुत से प्रकार की चीजें जो इलीगल बिजनेसेस में आती है। बट यहां पर हम लोगों को लॉफुल बिजनेस करना है, स्मगलिंग नहीं करनी है, ओके, लीगल बिजनेस करना है, ओके एवरीवन। तो आपका जो पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस होगा वो लॉफुल होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए, इस बात को आपको यहां पे ध्यान रखना है। फोर्थ features of a partnership firm is that is called as a sharing of profit and loss. Most important feature, sharing of profit and loss. याद रहे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि जो भी पार्टनर्स यहां पर एग्री होंगे, जो भी पार्टनर्स यहां पर एकत्रित होंगे, वो सारे पार्टनर्स ने इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉस मिले, जो भी सुख, जो भी दुख इस बिजनेस से मिले, वो सब आपस में हम लोग बांटेंगे। लेकिन सर ये प्रॉफिट एंड लॉस को बांटा कैसे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कैसे किया जाएगा? तो पार्टनरशिप फर्म में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के समय दो बातों को याद रखना बच्चों लोग, दो बातें आपको ध्यान देनी है, सिर्फ दो बातें। पहली बात कि पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस को जो बांटा जाएगा वो बांटा जाएगा अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। इसी एग्रीमेंट को जब हम रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो रिटर्न फॉर्म के एग्रीमेंट को एक और वर्ड यहां पर क्या आ गया बच्चों लोग, पार्टनरशिप डीड। तो आपके एग्रीमेंट में, आपके डीड में जो रेशियो मेंशन्ड होगा उसी रेशियो के अकॉर्डिंगली सारा प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। ये पहली बात आपको याद रखनी है कि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर होता है। तो इट शुड बी एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होगा उसके उस रेशियो में सारा प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स को बांटा जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर अगर पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कोई खबर नहीं है, कोई कुछ पॉइंट भी नहीं लिखा है कि उसमें क्या एग्रीमेंट है, क्या प्रॉफिट होगा, क्या शेयरिंग होगा, क्या रेशियो हो गया, ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया है। तो जब आपका पार्टनरशिप डीड, जब आपका एग्रीमेंट प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस शेयरिंग के लिए जब साइलेंट होता है, जब कुछ नहीं कहता है, तो ऐसे केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल रेशियो में बांटना होगा बच्चों लोग। कैसे बांटना होगा? इक्वल रेशियो में। तो इक्वल रेशियो में कब बांटना है? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में रेशियो शेयरिंग के बारे में कुछ कहा गया नहीं है। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग का रेशियो दिया है तो कंपलसरी उसी रेशियो से प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाएगा। और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है शेयरिंग के बारे में, तो इन दैट केसेस प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन अ इक्वल रेशियो। याद रहे इस बात को। आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे पार्टनरशिप से रिलेटेड, भले वो फाइनल अकाउंट हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया होगा। किसी प्रॉब्लम में अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर दिया है तो उसी रेशियो को लेकर के आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। बट ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं होता है। अगेन ये रूल वहां पर आपको अप्लाई करना है। ये रूल अगर आपको पता होगा तो आप वहां पर अप्लाई करोगे कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग रेशियो नहीं दी गई है तो ऐसे केसेस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 हुआ, फीचर नंबर 4 हुआ। अगला फीचर हमारा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी को समझिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात चल रही है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म पे लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। एक नॉर्मल सी बात आप याद रखिए
कि लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। जिस बिजनेस पे लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब उस बिजनेस में जो भी लायबिलिटी या जो भी कर्जा उस बिजनेस ने लिया है, वो सारे ड्यूज को, वो सारे डेब्ट्स को पे करने के लिए बिजनेस के असेट्स को सिर्फ सेल किया जाएगा। ओनली बिजनेस के नाम पे जितनी प्रॉपर्टियां है, सिर्फ उनको सेल करके जो फंड्स आएंगे, उस फंड से उस लायबिलिटियों को पे किया जाएगा। लेकिन लिमिटेड में यही होता है कि दैट ओनली बिजनेस असेट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू क्लियर द ड्यूज, टू क्लियर द लायबिलिटी। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में बिजनेस की प्रॉपर्टी के साथ साथ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दी पार्टनर्स आर बीइंग अटैच हियर। तो यहां पर बिजनेस की प्रॉपर्टी और पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो पार्टनर ने इस बिजनेस से कमा के या कहीं और से प्रॉपर्टी ली होगी, फार्म हाउस लिया होगा, कार लिया होगा, बंगला लिया होगा या बहुत कुछ लिया होगा, तो वो सारी उस पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो जब बिजनेस की प्रॉपर्टी और पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी यहां पर अटैच हो जाती है कि कल अगर बिजनेस में किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल लॉस अगर हुआ या बिजनेस को किसी कारण से बंद करना पड़ा, तो ऐसे केसेस में बिजनेसेस के सारे लायबिलिटियों को पेड करने के लिए पार्टनरशिप फर्म की जो असेट्स है वो तो आपको सेल करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ सारे पार्टनर्स की यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी भी यहां पर रिस्क में आ जाएगी और यहां पर बिजनेस की प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल करके जो पैसे होंगे उस पैसों से सारी लायबिलिटियों को क्लियर किया जाएगा। तो यहां पर बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो सीमित नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है, वो बिजनेस की प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है, वो यहां पर अनलिमिटेड है। मतलब वो सारी प्रॉपर्टियां पार्टनर्स के बिजनेस की प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यहां पर अपने काबू में कर लेती है। तो ऐसी लायबिलिटी को हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके एवरीवन, तो ये आपका फिफ्थ फीचर हुआ अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहां पर बिजनेस प्रॉपर्टी और पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से अटैच हो जाती है और अटैच होने की वजह से उनके बीच में कोई डिस्टिंग्विश नहीं होता। बिजनेस के ड्यूज को क्लियर करने के लिए, बिजनेस के डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए उन्हें अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी को उसके साथ ही साथ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दोनों को भी सेल करके बिजनेस के ड्यूज, बिजनेस के डेब्ट जो है वो क्लियर करने होते हैं। ओके एवरीवन, तो ये हुआ अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट फीचर्स आपका है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में सिंपल सी बात आपको मुझे समझानी है कि रजिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ इतना समझना है कि पार्टनरशिप फर्म जैसे बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आपको सिंपली बताऊं तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना ये कंपलसरी नहीं है। मतलब आप पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को बिना रजिस्टर्ड किए भी चला सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन इसमें एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है रजिस्ट्रेशन में, वो ये कि दैट अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म महाराष्ट्र स्टेट में कर रहे हो तो महाराष्ट्र स्टेट में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। बाकी किसी स्टेट में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। सो इस बात को आपको याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन के मामले में पार्टनरशिप फर्म को ऑप्शन मिला है कि दे कैन बी रजिस्टर और दे कैन नॉट बी, बट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओनली देयर इज अ रेगुलेशन कि दैट एवरी पार्टनरशिप फर्म शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सभी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। ओके एवरीवन, तो ये रजिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ ये दो बात याद रखनी है कि ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है ही है, बस महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना क्या है, कंपलसरी है। नेक्स्ट फीचर आपका है फीचर नंबर 7, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। नाउ जैसे कि ये पार्टनरशिप फर्म है
तो सारे पार्टनर्स को मिलकर के ये बिजनेस मैनेज करना होता है। इस बिजनेस के अंदर कोई भी एसेट किसी एक पार्टनर को बिलोंग नहीं करता। इस बिजनेस में जो भी एसेट्स होगी, जो भी लायबिलिटियां होंगी, वो सारे एसेट लायबिलिटियां सारे पार्टनर्स की है, वो किसी एक की नहीं है। इसलिए कोई भी पार्टनर बिजनेस की किसी भी प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल काम के लिए यूज नहीं कर सकता। इस बात को आपको याद रखना है। अगर समझो हमारे बिजनेस में कोई अगर एक हमने समझो कोई कार ली है, जिस कार का इस्तेमाल सारे पार्टनर मिलकर करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, उस कार को कोई भी पार्टनर अपने प्राइवेट पर्पस के लिए उसका यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो फर्म का असेट है, वो पार्टनरशिप फर्म का असेट है, वो सारे पार्टनर्स का असेट है। तो कोई भी पार्टनर ऐसे असेट जो फर्म के असेट है, जो सारे पार्टनर्स के असेट है, उसको बिजनेस पर्पस के लिए सिर्फ उसको यूज कर सकता है, उसका प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बात आपको यहां पर समझना है इन द जॉइंट ओनरशिप एंड व्हाट मैनेजमेंट। ओके एवरीवन, तो यहां पर ये बात हो गई। और यहां पर जॉइंट ओनरशिप मैनेजमेंट में और एक इंपॉर्टेंट बात कि सारे पार्टनर्स को बिजनेस के असेट और लायबिलिटी पे इक्वल राइट्स होता है, समान अधिकार होता है। आप किसी भी पार्टनर को बिजनेस के असेट्स को ऑक्यूपाई करने में या बिजनेस के असेट्स को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने में आप किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि सबका उसके ऊपर इक्वल राइट्स होता है। इसलिए यहां पे लिखा है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओके एवरीवन, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है द पॉइंट नंबर 8, द लास्ट पॉइंट विच इज कॉल्ड एज द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या? डिसोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपकी पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड हो जाती है। आपकी पार्टनरशिप फर्म यहां पर पूरी तरह से बंद हो जाती है। एग्रीमेंट से आपकी पार्टनरशिप क्या हुई थी? शुरू हुई थी। एग्रीमेंट की वजह से आपकी पार्टनरशिप शुरू हुई थी, लेकिन डिसोल्यूशन में आपकी पार्टनरशिप यहां पर कम्स टू एन एंड, पूरी तरह बंद हो जाएगी। अब सर डिसोल्यूशन होने के रीजंस क्या है? पार्टनरशिप बंद क्यों हो रही है? तो डिसोल्यूशन होने के कई रीजन है, उसमें से कुछ रीजंस क्या है मैं आपको समझा सकता हूं। फर्स्ट रीजन में आपको बताना है कि अगर समझो पार्टनर्स लोगों ने ये बिजनेस चालू किया था फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फॉर एग्जांपल 5 साल 10 साल, ऐसा पहले एग्रीमेंट में था कि हम इस बिजनेस को 5 साल करेंगे या 10 साल करेंगे। तो उस पीरियड के आते ही, उस पीरियड के खत्म होते ही यहां पर पार्टनरशिप को पार्टनर्स मिलकर चाहे तो बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो फिर सेकेंड रीजन क्या हो सकता है कि अगर समझो पार्टनरशिप फर्म यहां पर इंसॉल्वेंट हो गई, कि पार्टनरशिप फर्म पे रॉन्ग डिसीजंस की वजह से बहुत सारी लायबिलिटियां बढ़ गई और पार्टनरशिप का असेट्स कम हो गया, तो ऐसे इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन में भी आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। या समझो किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो भी आपका पार्टनरशिप क्या होगा? एंड हो जाएगा। इस बात को मानकर चलना। भले उस पार्टनर्स की डेथ हो गई, बिजनेस आपका एंड हो गया, तो उस पार्टनर्स का डेथ होने के बाद आपको फिर से नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो नया एग्रीमेंट तो बात की बात है, लेकिन जुना एग्रीमेंट यहां पर आके क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। एग्रीमेंट बनते पार्टनरशिप बन जाती है, एग्रीमेंट खत्म होते ही यहां पर पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो किसी पार्टनर के डेथ होने से या किसी पार्टनर के यहां पर इंसॉल्वेंट होने से या बिजनेस के इंसॉल्वेंट होने से या फिर रजिस्ट्रेशन का जो हमारा डेट था वो खत्म होने की वजह से भी पार्टनरशिप यहां पर कम्स टू एन एंड हो सकती है। तो डिसोल्यूशन के कई रीजन है, वो सारे रीजन मैंने आपको समझा है, जिसमें आपको बताना है कि दैट पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। और आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया गया है कि दैट पार्टनर्स अगर आपस में चाहे अपने कंसेंट से चाहे तो पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं। किसी पार्टनर के डेथ होने की वजह से पार्टनरशिप बंद हो सकती है। इंसॉल्वेंसी की वजह से, मतलब कंगाल होने की वजह से भी पार्टनरशिप यहाँ पर बंद हो सकती है। तो ऐसे कई कारण है पार्टनरशिप के क्या होने के? डिसॉल्व होने के। सो यहाँ पर हम लोग ने फिनिश किया फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, जिससे कि आपको इस पार्टनरशिप फर्म को समझने में और भी आसानी होगी और इस बिजनेस के जितने करीब आप पहुंचते जाओगे, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको उतना मजा आएगा और उतनी क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। ओके एवरीवन, तो आप लोग इस चीज को प्रॉपर तरीके से पूरा रिवीजन कीजिए। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे का कॉन्सेप्ट लेकर के। तब तक बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।